हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने सपने को पूरा करने में लगे होंगे। हम क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसका पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हमने पोषण एवं पोषण के प्रकार एवं प्रकाश संश्लेषण या पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है, इसको हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, यानी प्रकाश संश्लेषण कितनी अवस्थाओं में होती है या अपने कार्य को कैसे संपन्न करती है, इस बात को हम लोग जानेंगे। यह अभी पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है जो कि बहुत जटिल प्रक्रिया है। ठीक है ना। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण है ना, यह एक कैसी क्रिया है, जटिल, एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की आवश्यकता होती है। तो जो H2 होता है ना, यानी जो जल के अणु होते हैं, जो जल के अणु होते हैं, यह क्या करते हैं कि ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। और ऑक्सीकरण करके बनाते हैं क्या, ऑक्सीकरण करके बना देते हैं सब जो है कि ऑक्सीजन। क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। और दूसरा पॉइंट है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन करके, क्या बोलता है, अपचयन, और अपचयन करके बनाता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना, इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज, यानी शर्करे ग्लूकोज का निर्माण। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है या मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यह एक कैसी है, जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत H2O, क्योंकि यह क्या कर रहे थे, जड़ों के द्वारा जल को ग्रहण कर रहे थे। ठीक है ना, पौधों के पर्णहरिम तक जा रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड वायु से ले रहे थे। कहां से ले रहे थे, वायु से ले रहे थे। ठीक है, तो जो H2O होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और ऑक्सीकरण होता है तो किसका निर्माण हो जाता है, ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी जो CO2 है, इसका जो अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है। ठीक, इस दोनों के बनने, यानी ऑक्सीजन गैस बनने और कार्बोहाइड्रेट के जो बनने की प्रक्रिया है, वह दो अवस्थाओं में होती है। कितनी अवस्थाओं में होती है, दो अवस्था। यह जो प्रक्रिया होती है, यानी ऑक्सीजन गैस बनेगी और कार्बोहाइड्रेट बनेगी, यह दो अवस्थाओं में होगी या दो प्रक्रियाओं से गुजरेगा, तभी दोनों क्या करेंगे, बनेंगे। अब हम जानते हैं वो दोनों अवस्थाएं कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दें, आप लोग लिख लीजिएगा, पूछता है। ठीक है, ये तो जैव रसायन है या प्रकाश संश्लेषण है, यह दो भागों में, कितने, दो भागों में होता है। ठीक है, पहले हम बोल सकते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा है, दूसरा इसी का है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि है, यह जो है कि कितने होती है, दो अवस्थाओं में होती है। कितने अवस्थाओं में, दो अवस्थाओं में होती है। ठीक है, तो पहली अवस्था है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी है अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है ना, जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, इसको हम लोग कहते हैं, या करके लिख सकते हैं, या इसे हम बोलते हैं हिल अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, हिल अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, क्यों कहते हैं, इसको हम बाद में जानेंगे। अप्रकाशिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं
केल्विन चक्र अभिक्रिया। केल्विन चक्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केल्विन चक्र बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों में देख रहे होंगे आप कि इसमें दो शब्द छुपे हैं। कितने शब्द छुपे हैं? दो, ठीक है। एक तो अभिक्रिया छुपी है और एक छुपा है प्रकाशिक, ठीक है। तो प्रकाशिक का मतलब ही क्या होता है? प्रकाशिक का मतलब अगर देखा जाए तो क्या होता है? प्रकाश होता है। क्या हो जाएगा? प्रकाश। यानी जहां पर प्रकाश हो उसी को क्या बोलेंगे? ये प्रकाशिक है या प्रकाशमय। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया है यह प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होगी? प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ठीक है। यानी यहाँ पर प्रकाश उपस्थिति यानी दिन के समय, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दिन के समय कौन सी अभिक्रिया होती है, यानी दिन में ही तो सूर्य का प्रकाश होता है, तो प्रकाशित अभिक्रिया जो है कि प्रकाश की उपस्थिति में होता है। पहला पॉइंट हम यही लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें यह हो सकता है कि जो यह अभिक्रिया होती है पर्णहरि में, कहाँ होती है? पर्णहरित। जो पर्णहरित होता है उसके ग्रेना में होती है, याद रखिएगा। जो प्रकाशीय क्रिया होती है वो पर्णहरित के ग्रेना में संपन्न होती है, ठीक है। ये पर्णहरित की ग्रेना में संपन्न होती, ठीक है। यानी जो प्रकाशिक क्रिया होती है यह प्रकाश की उपस्थिति में एवं पर्णहरित में ग्रेना में क्या होती है? संपन्न होती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसका है जो इसको हम या करके लिखें, जो ठीक है, जो हिल अभिक्रिया है। तीसरा पॉइंट इसको हम बना सकते हैं कि इस अभिक्रिया का यानी प्रकाशिक अभिक्रिया की जो खोज है, प्रकाशिक अभिक्रिया की जो खोज है, इसका जो है कि एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, जिनका नाम था क्या? जिनका नाम ही था रॉबर्ट हिल। क्या नाम था इनका? रॉबर्ट हिल था, रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल ने इस प्रकाशिक अभिक्रिया की खोज की थी, इसीलिए इसका हम रॉबर्ट हिल भी बोला जाता है। जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है ना, जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है यह प्रकाश की उपस्थिति में तो होती है। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में होता है, लेकिन इसमें जो ऊर्जा का स्रोत होता है, किसका? ऊर्जा का स्रोत हो जाए दो होता है, आप लोग सभी लोग जानते हो। एक होता है एडीपी और दूसरा होता है एटीपी, ठीक है ना। तो जो एडीपी का निर्माण होता है, एडीपी, ठीक है ना, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। किसमें? बदल का निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है ना। जब ये एटीपी का निर्माण करता है तो इसको हम बोलते हैं फास्फो, इसको बोलते हैं हम फास्फो, ठीक। पूछा जाता है कि जब प्रकाश की उपस्थिति में यानी ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी एटीपी का निर्माण होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फास्फोस्फीरिन बोलते हैं। याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि फास्फोस्फीरिन क्या है, तो एडीपी से एटीपी का निर्माण होना, यानी एडीपी से एटीपी का निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फास्फोस्फीरिन। एडीपी का मतलब होता है एडिनो डाई फास्फेट और एटीपी का मतलब होता है एडिनो ट्राई फास्फेट। यह ऊर्जा है, क्या है? ऊर्जा के मुख्य अणु है, ठीक है। हमारे शरीर में ऊर्जा इसी फॉर्म में होता है, एटीपी और एडीपी के रूप में, ठीक है। तो जो ऊर्जा होता है एटीपी का निर्माण जो है कि एटीपी में होता है। यह किस प्रक्रिया में होता है? तो प्रकाशिक अभिक्रिया में होता है। अगर पेपर में पूछेगा कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि किससे कैसे होती है, तो यह दो अवस्थाओं में होती है। एक होता है प्रकाशिक अभिक्रिया, एक होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया की खोज हिल वैज्ञानिक या रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की ग्रेना में क्या होती है? संपन्न होती है। बस इतना ही लिखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा भाग यहाँ पर है कि
अप्रकाशित क्रिया, यानी अ जहां पर हम लगा देते हैं उसका मतलब ये होता है कि वहां पर कोई चीज नहीं है। प्रकाश के सामने लगा अप्रकाशिक, इसका मतलब इसमें प्रकाश की उपस्थिति नहीं है, यहाँ पर प्रकाश नहीं है यानी उपस्थित नहीं होगा, यानी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट हो सकता है इसका जो है कि यह जो है कि क्रिया पढ़हरित के किसमें संपन्न होगा, स्ट्रोमा में संपन्न होता है, स्ट्रोमा में संपन्न होता है। ठीक है। संपन्न मतलब समाप्त हो जाता है। ठीक है। यहाँ प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी और यह संपन्न होगा कहाँ, पढ़हरित के स्ट्रोमा में संपन्न होगा। ठीक है। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट हो सकता है इसको केल्विन चक्र, यानी एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी, अप्रकाशिक अपक्रिया की खोज की थी, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक मैन। क्या बोलते हैं, ब्लैक मैन। ब्लैक मैन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या खोजा था, अप्रकाशिक अपक्रिया को खोजा था, इसलिए इसे अप्रकाशिक या केल्विन चक्र भी बोला जाता है। ठीक है। इसमें चौथा पॉइंट हो सकता है, ठीक है, कि इसमें जो कार्बन का, किसका, कार्बन के, ठीक है, कार्बन के तीन अणु, कार्बन के तीन अणु, यानी कार्बन के जो होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जो कार्बन है वो उसके कार्बन के जो तीन अणु हैं, ठीक है ना, मिलते हैं, जो निर्माण होता है, उत्पाद होता है, कार्बन के तीन अणु मिलते हैं, और कार्बन के तीन अणु जब मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, फास्फोग्लिसरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फास्फोगिल्सरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है। और इस अम्ल में कार्बन के तीन अणु पाए जाते हैं। किसके, फास्फोग्लिसरिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है। और उस फास्फोग्लिसरिक अम्ल में कार्बन के तीन अणु पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम कार्बन या केल्विन चक्र भी कहते हैं, या कार्बन चक्र या क्रेब्स चक्र भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा। तो अगर पेपर में पूछे कि प्रकाशिक अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग लिखोगे प्रकाशिक अपक्रिया जो है कि अब प्रकाश की उपस्थिति यानी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, यह पढ़हरित के स्ट्रोमा में संपन्न होती है, जिसकी खोज ब्लैक मैन नामक ने वैज्ञानिक ने किया था। इसका जो उत्पाद होता है उसमें फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। इस फास्फोग्लिसरिक अम्ल में कार्बन के तीन अणु पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्रेब्स चक्र भी बोला जाता है। अगर इसके चक्र की बात करें तो ये बहुत बड़ा है, इसको समझाना पड़ेगा, तो कम से कम 1 घंटे की क्लास लगेगी। ठीक है। तो ये हमारे लेवल की नहीं है, हमारे लेवल से ऊपर इसे जाने की जरूरत नहीं। ठीक है। दूसरी बात पूछेगा कि अब इसमें से एक सवाल और बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाओं में वह कौन सी अवस्था है जो दिन के समय होती है। कब होगी, दिन के समय होती है। तो दिन के समय में कौन सी क्रिया होगी, प्रकाशीय क्रिया, क्योंकि दिन में ही कौन होगा, सूर्य होगा। तो जो गुरेना में होगा वह दिन के समय अभिक्रिया होगी, और जो स्ट्रोमा में होगी वह रात के समय होगी, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो रात में कौन सी अभिक्रिया होगी, अप्रकाशीय अभिक्रिया, और दिन में होगी प्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है। यह थी इतनी बातें, आप लोग लिख ली। ठीक है। और जहां न समझ में आए कमेंट कर आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है ना। अब दूसरी बात पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व। ठीक है। कुल मिलाजुला के प्रकाश संश्लेषण से फायदा क्या है, तो फायदा तो आप लोग दिमाग थोड़ा सा लगाइए और बताइए कि प्रकाश संश्लेषण से क्या फायदे हैं। ठीक है। यानी प्रकाश संश्लेषण का महत्व पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का महत्व या लाभ भी लिख सकते हैं, महत्व या लाभ, यानी प्रकाश संश्लेषण से हमें क्या लाभ हो सकता है। ठीक है ना। तो जो प्रकाश संश्लेषण है इससे हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित महत्व है, इसका जो महत्व है वह निम्न है। ठीक है ना, यानी निम्नलिखित। पहला हम बात करें, ठीक है ना, भोज्य पदार्थ, किसका, भोज्य पदार्थों का उत्पादन किसका होगा,
भोज्य पदार्थों का उत्पादन। ठीक है, यानी पहला महत्व तो यही है कि यह भोजन के उत्पादन में क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन का उत्पादन का मतलब जो पूरे संसार में अगर देखा जाए पूरे संसार में भोजन का जो स्रोत है, भोजन का जो स्रोत है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम ही तो उत्पन्न होता है। यानी समस्त जीव, ठीक है ना, कहाँ के, पृथ्वी के समस्त जीवों का जो भोजन होता है, जीवों का जो भोजन होता है इसी क्रिया पर निर्भर होती है। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। कैसे होता है, जो विकिरण ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है। ठीक है, जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा, ठीक है, एवं रासायनिक ऊर्जा, कौन सी, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा का जो ऊर्जा को भोज्य के रूप में, किसके रूप में, भोज्य पदार्थ के रूप में एकत्रित करती। ठीक है, यानी अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण के महत्व की बात करें तो पहला महत्व तो यही हो जाएगा भोजन पदार्थों के यानी भोज्य पदार्थों के उत्पादन में, क्योंकि जो पूरे पृथ्वी पर समस्त भोजन का स्रोत जो है देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण ही है। प्रकाश संश्लेषण के ही द्वारा हमारे भोजन का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और इसी के माध्यम से जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा है एवं रासायनिक ऊर्जा है उसका जो है कि भोज्य पदार्थों के रूप में क्या होता है, एकत्रण होता है, यानी एकत्रित हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसका दूसरा पॉइंट कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व तो दूसरे में होगा कि जो भोजन होता है, ठीक है, भोजन के बाद जब हम कर लेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगा, या ऊर्जा का स्रोत होगा। ठीक है ना, अगर हम आज देखें तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही ऊर्जा क्या हो रहा है, जिससे हम भोजन भी बना ले रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण से ही क्या बना रहे हैं, भोजन बना ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग भली भांति जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण से ही क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत है जो क्या कर रहा है, भोजन के निर्माण में बहुत ही सहायता करता है। ठीक है, यह भोजन के माध्यम से ही क्या करता है, भोजन के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है ना, भोजन के माध्यम से क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हो सकता है वायुमंडल का, किसका, वायु मंडल का शुद्धिकरण, क्या कर देता है, शुद्धिकरण यानी साफ रखता है, और क्या कर देता है, और नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, नियंत्रित का मतलब हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगा तो हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन की जगह कौन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और हमारा दम घुटने की वजह से मृत्यु हो गया। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रयोग हो जाता है। प्रयोग हो जाता है तो प्रकाश जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। जब घट जाती है तो इस तरह वायुमंडल का क्या हो जाता है, शुद्धिकरण यानी साफ हो जाता है, और वायुमंडल को क्या करता है, नियंत्रित यानी संतुलन बनाए रखता है, और ऊर्जा के रूप में भी प्रकाश संश्लेषण का उपयोग होता है। ठीक है, तो यह था प्रकाश संश्लेषण का महत्व। ठीक है, इसमें दो टॉपिक और रह गए हैं। ठीक है ना, अब मतलब प्रकाश संश्लेषण पूरा समाप्त हो गया। और जैसे अब हरित लवक की बात कर रहे हैं, भैया आखिर हरित लवक कौन सी बला है, क्या है ऐसा दिक्कत है जो हम लोग हरित लवक बार बार कर रहे हैं। तो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे हरित लवक एवं रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र क्या है और हरित लवक क्या है। ठीक है, इसके बारे में